जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रेंगाटोला गांव में हुआ बलवा, आधा दर्जन लोगों ने कार सवार एक परिवार के 5 लोगों पर किया प्राणघातक हमला, 2 लोगों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। भाजयुमो कार्यकारिणी गठन से असंतुष्ट कार्यकर्ता ने पार्टी कार्यालय में की जमकर तोड़फोड़, वरिष्ठ पदाधिकारियों ने घटनाक्रम पर लिया संज्ञान। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 43 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा। महाकौशल की सबसे बड़ी धान मंडी का 1.5 करोड़ से अधिक का भुगतान नहीं कर पा रही सरकार, 4 महीने से कर्मचारियों को पड़े वेतन के लाले। बैंक के नाम पर बड़ी ऑनलाइन ठगी, इनाम के नाम पर मांगी जा रही है बैंक की डिटेल और की जा रही है ठगी। लालबरा तहसील के दर्जनों स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, सीएम राइज योजना पर उठे सवाल। 10 फरवरी 2022 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 49 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए 62 मरीजों के ठीक हो जाने पर 10 फरवरी को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 337 हो गई है। इन सभी मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 337 हो गई है। 10 फरवरी को कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में खैलांजी क्षेत्र के 2, बालाघाट नगरीय क्षेत्र के 12, ग्रामीण क्षेत्र के 5, बिरसा ग्रामीण क्षेत्र के 4, नगरीय क्षेत्र का 1, किरणापुर क्षेत्र के 2, लालबुरा क्षेत्र के 7, बारासिवनी ग्रामीण क्षेत्र के 3 व नगरीय क्षेत्र का 1, बैयर ग्रामीण क्षेत्र का 1, कटंगी ग्रामीण क्षेत्र के 2 एवं परसवाड़ा क्षेत्र के 9 मरीज शामिल हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए बालाघाट जिला प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाए और 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। भीड़ वाले स्थानों एवं कार्यक्रमों में जाने से बचें। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित खगोल विज्ञान केंद्र के द्वारा शहर के जटासंगत त्रिवेदी महाविद्यालय के निकट स्थित नवीन बालक बूढ़ी हायर सेकेंडरी स्कूल में 10 फरवरी को खगोल विज्ञान की परीक्षा आयोजित की गई। बूढ़ी हायर सेकेंडरी स्कूल अध्ययनरत हाई स्कूल के 73 छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए और पर्चा हल किया। इस परीक्षा के विषय में परीक्षा प्रभारी और स्कूल की प्राचार्य दोनों ने ही विस्तृत जानकारी कुछ इस प्रकार से दी है। आज हमारे विद्यालय में कल्पना चावला खगोल विज्ञान क्लब के द्वारा खगोल विज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 73 बच्चों ने भाग लिया। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में खगोल विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न, रुचि जागृत करना, ताकि वे इस क्षेत्र में भी अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। कहाँ के बच्चे शामिल हुए थे मैडम इसमें? आज तो हमारे विद्यालय के बच्चे थे इसमें, और कुछ बच्चे बालक शाला के भी थे, बालक बूढ़ी के भी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चे इसमें शामिल हुए। कब रिजल्ट आएगा मैडम इसका? इसका रिजल्ट अभी हम कल प्रश्न पत्र जांच लेंगे और इसमें से जो चयनित बच्चा होगा उसमें से एक बच्चा जो सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा उसको उज्जैन अप्रैल माह में वहाँ पे एक और द्वितीय चरण की परीक्षा होगी, जहाँ उज्जैन को लेकर के जाना है उन बच्चों को। वहाँ पे जो बच्चे चयनित होंगे उनको पुरस्कार और प्रमाण पत्र। हाँ, आज हमारे यहाँ खगोल विज्ञान परीक्षा थी, जो कि उज्जैन के खगोल विज्ञान केंद्र से इसका संचालन किया जाता है। और हमारे यहाँ लड़के और लड़कियाँ मिला के कुल जो है 73 बच्चे इसमें शामिल हुए थे। और इसकी प्रभारी हैं श्रीमती अनीता गौतम मैडम, और उनके निर्देशानुसार ही परीक्षा संपन्न हुई और उसका रिजल्ट जो है बाद में घोषित किया जाएगा। मैडम, जैसे अगर बच्चे अगर चयनित होंगे तो कब होगी एग्जाम यहाँ? वहीं से वेद खगोल विज्ञान केंद्र से ही जो भी आदेश आएंगे, जो भी निर्देश आएंगे कि परीक्षा आगामी कब होना है, तो उससे करवाएंगे। तो क्या यहाँ पर भी उसकी तैयारी की जाएगी? हाँ, खगोल विज्ञान की बच्चों को बताया गया, जो भी हमारे अंतरिक्ष संबंधित जानकारी है, खगोल विज्ञान संबंधी, और 9-10 के कोर्स में भी है बहुत सारा, तो उसी के इससे बच्चों की तैयारी करवाई। और वही ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे उसमें, और उसमें बच्चों ने क्या मैडम इसमें जैसे बच्चे अगर सामने तक निकल जाएगा, क्या ऐसे इनाम मिलेगा या? हाँ, ज़रूर मिलेगा इनाम। तो जिनको प्रोत्साहन स्वरूप जो है
क्योंकि विगत वर्ष तो नहीं हो पाई थी कोरोना काल के इससे, उसके बिफोर लास्ट ईयर जो है यहाँ पे हुई थी और बच्चों को परफॉर्म भी काफ़ी अच्छा रहा। वहाँ से सर्टिफिकेट और कुछ प्रशस्ति वगैरह भी आते हैं तो उन बच्चों को वितरित कर। शहर के वार्ड नंबर 13 विजयपुरम, गंगानगर और सुभाष नगर का यह मामला है, जहां वर्षों से निवास करने वाले लोगों को विद्युत पोल तक की सुविधा नहीं मिल पाई, जिसके चलते पूरे वार्ड के लोग टीसी कनेक्शन पर जिंदगी गुजार रहे हैं। खंभे ना होने के चलते लंबी लंबी दूरी से केबल तार को बांस बल्लियों के सहारे हवा में झूलते हुए घरों तक लाकर घर को रोशन किया गया है। वार्ड में विद्युत पोल न होने के चलते वार्डवासियों को टीसी कनेक्शन का अधिक बिजली बिल जमा करना पड़ रहा है, जिससे वार्डवासी काफ़ी परेशान हैं, जिन्होंने नगरपालिका, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए उनके वार्ड में जल्द से जल्द विद्युत पोल लगाने और उन्हें टीसी कनेक्शन से छुटकारा दिलाने की मांग की। दिक्कत ये है कि यार सबके जितने मोहल्ले वाले सब टीसी कनेक्शन है और बिजली बिल भी बहुत 13-14 रुपये महीने का बिजली बिल आ रहा है। यहाँ बिजली के खंभों की बहुत सख्त आवश्यकता है। तो आपने विभाग से बात किया होगा इस संबंध में? एमपी से बात की तो बोले नगर पालिका जन भागीदारी से करो, बोले सब आधा हम तो आधा भी देने के लिए तैयार है ना मोहल्ले वाले। अच्छा, कितने पोलों की जरूरत है यहाँ पे? समझ कम से कम 3 पोल लगेंगे यहाँ से वहाँ तक के। अच्छा, जैसे अभी पोल नहीं है तो कैसे फिर आप लोगों ने वायर पीछे पोलों से। अच्छा, और जैसे अब दूरियां ज्यादा हो जाती तो फिर कैसे लाते हैं? लकड़ी लगा? लकड़ी नहीं, उन्हें क्या जितनी दूरी रहेगी उतनी दूरी वायर सर्विस वायर लेके की। इनके तो पूरे देखो ना, ये भी घर पीछे से आए, इनका तो पूरा वो उधर से वाली वो रोड से आया है। लगभग ऐसे कितने घर होंगे यहाँ पे? यहाँ पे हाँ। कम से कम 20-25 घर है टीसी कनेक्शन हो रहे। क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुचारू करने के लिए जन भागीदारी से वार्ड में विद्युत पोल लगाए जाते हैं, जहां नगरपालिका के द्वारा एस्टीमेट बनाकर विद्युत विभाग को भेजा जाता है। विद्युत विभाग सर्वे कर वार्ड में विद्युत पोल लगाने की कार्रवाई नगरपालिका के साथ मिलकर पूरी करता है, लेकिन कई बार आवेदन निवेदन के बाद भी नगरपालिका और विद्युत विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिस पर वार्ड वासियों ने अपनी नाराजगी भी जताई है। बहुत बड़ी समस्या था, बहुत दिनों से है, ये हम चाहते हैं जल्दी सॉल्व हो जाए और आसपास सब जगह इलेक्ट्रिक पहुंच चुकी है और हमारा यही एरिया एक रह गया है। मैं 2005 से यहाँ रहा। विभाग से कहा हम लोगों ने, भाई हम मकान टैक्स भी बकायदा दे रहे हैं, साल के साल 4000 रुपये और लाइट पटा रहे सब तो बोला रेगुलर पटा रहे हैं। अच्छा, बहुत अंतर पड़ेगा, बहुत अंतर पड़ता है। अभी मतलब कितना बिल आता है? 1400-1500 रुपये महीने का बिल ही आता है। 1500 रुपया लगातार 2500-3000 आता है। बिल्कुल काफ़ी गंभीर समस्या, करीब 20-22 साल से इस वार्ड में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक बिजली नहीं आएगी। यहाँ पे दूर दूर से कनेक्शन लेके उनको बल्ली गड़ा के कनेक्शन लेना पड़ रहा है, जिसमें कि बिजली बिल अतिरिक्त भार पड़ता है। 2500-3000 4,000 रुपये तक बिल पटाना पड़ता है। और नगर पालिका जो भी हो, वार्ड मेंबर हो या नगर पालिका अध्यक्ष हो, उनकी लापरवाही है जो वार्ड अभी तक विकसित नहीं हो। के पास गए, अध्यक्षों के पास गए और सभी के पास, लेकिन अच्छा, जैसे चुनाव होते हैं उस समय तो आते होंगे? हाँ, उस समय आते, बाकायदा बोल के जाते हैं, हम ये कर देंगे, वादा जरूर करते, वादा जरूर होता है। तो रोड नालियों की भी कार्य नहीं है, यहाँ से वहाँ तक रोड है, फिर उधर पूरी कच्ची रोड है। बारिश में तो काफी तकलीफ, बारिश में बड़ी दिक्कत जाती है रोड। नगरपालिका विद्युत शाखा प्रभारी जेएल पारदी ने बताया कि वार्ड में विद्युत पोल लगाने के लिए नगरपालिका के द्वारा एस्टीमेट बनाकर विद्युत विभाग को भेज दिया गया है, लेकिन विद्युत विभाग से कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। जैसे ही विद्युत विभाग से लेटर आ जाएगा, वैसे ही वार्ड में विद्युत पोल लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वारासोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रेंगाटोला में आधा दर्जन से अधिक लोगों ने बलवा करते हुए एक कार को रोककर कार में सवार 5 लोगों को लकड़ी और ईंट पत्थर से मारकर घायल कर दिया। 10 फरवरी की शाम 6:30 बजे करीब यह वारदात उस समय हुई जब कटंगी निवासी गोस्वामी परिवार जागपुर में अपने रिश्तेदार के घर शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने आल्टो कार से अपने घर कटंगी जाने निकले थे। इस वारदात में अत्यधिक चोट लगने से घायल दिनेश गिरी गोस्वामी 48 वर्ष और उसके बेटे सियोग गिरी गोस्वामी 22 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। हमलावरों में कुणाल गिरी, मंगल गिरी और अक्षय गिरी सहित 7-8 लोग रेंगाटोला निवासी बताए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश गिरी गोस्वामी वार्ड नंबर 3 कटंगी निवासी कबाड़ी का धंधा करते हैं। 10 फरवरी को ग्राम जागपुर में कुंदन गिरी गोस्वामी के घर उसकी बेटी की शादी थी। शादी के इस कार्यक्रम में दिनेश गिरी गोस्वामी, अपनी पत्नी दिनेश्वरी गोस्वामी, बेटा शियोग गिरी गोस्वामी, चिराग गिरी गोस्वामी, बेटी साक्षी और माता पिता के साथ कार में जागपुर शादी में शामिल होने आए थे। बताया गया है कि दिनेश गिरी गोस्वामी जब अपने परिवार के साथ कार में जागपुर से अपने घर कटंगी जाने निकले थे, तभी रेंगा टोला में कुणाल गिरी ने अपने पिता मंगल गिरी, अक्षय गिरी सहित 7-8 लोगों के साथ बलवा कर दिनेश गिरी की कार को रोका और दिनेश को कार से निकालकर लाठी से मारपीट करना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से दिनेश के परिवार के लोग भी कार से बाहर निकल गए। उसी दौरान हमलावरों ने पथराव कर दिया, जिससे दिनेश की पत्नी दिनेश्वरी, बेटा सहयोग चिराग, बेटी साक्षी को भी चोटें आई। जिला अस्पताल पुलिस चौकी के प्रधान आरक्षक टिकम सिंह उइके ने घायल दिनेश गिरी गोस्वामी का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना वारासिवनी भिजवा दी है। आए थे आप? मैं शादी में आया था रेंगाटोला जागपुर, हाँ, है ना। तो वहाँ से शादी से मैं वापस आ रहा था। रास्ते में मुझे कुणाल गोस्वामी, हाँ, रज्जू मंगलपुरी गोस्वामी और लड़के का क्या नाम अक्षय ने रोक करके मेरे पूरे परिवार पे हमला किया, कार को रोक करके। क्यों, किस बात से हमला किया उसने? अब क्या पता वो कौन सी रंजिश, कौन सा क्या क्या करना शादी में चाहते। ऐसा कुछ विवाद हुआ था? शादी में विवाद तो किसी प्रकार का नहीं हुआ, वो थोड़ा बहुत हुआ था, वो वहीं के वहीं सुलझ गया था। उसके बाद उनने पता नहीं कौन सी ऐसी दुश्मनी रख ली जो मेरे किससे विवाद हुआ था वहाँ पर? और कुणाल गोस्वामी से। अच्छा, किस बात को लेके हुआ था? किस बात को नहीं हुई, भाई को कि मैंने जाके उसको पीछे से थोड़ा सा ऐसा हाथ लगा दिया तो उनने एकदम से मुझे गाली दे दिया, तो मैं चुपचाप जाके बैठ गया। अच्छा, वहाँ पर कुछ स्थिति बनी थी विवाद हाँ, की? वो बात को हमने वहीं ख़त्म कर दिए थे, बात ख़त्म हो गई थी। मगर इनने पूरे परिवार के साथ में अपना पूरे परिवार को लेकर के अपने गांव में खड़ा हो गया हम लोगों के लिए। जब आप वापस लौटे थे आप? जी हाँ, परिवार सहित? मैं अपने परिवार के साथ में वापस जा रहा था। आपके पिताजी माँ की तो वहीं पर है? हाँ, शादी? वहीं पर है, मेरा पूरा परिवार अभी वहीं है, जितने भी है। अब मेरा मम्मिया कैसे मारपीट हुई? वो लठ से मारा है उनने मुझे, आपको और मेरे पूरे परिवार को पत्थरों से मारा है, लठ से मारा है। कितने लोग घायल हुए इसमें? इसमें 4 लोग घायल हुए हैं, 4-5 लोग घायल हुए हैं। वर्तमान युग में टेक्नोलॉजी जहां लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, तो वहीं बैंकिंग सेक्टर में ऑनलाइन ठगी करने वालों के द्वारा इसका गलत उपयोग कर लोगों से ठगी की जा रही है। रोजाना न जाने कितने लोग इस तरह की ठगी का शिकार होकर पुलिस और बैंक के चक्कर लगाते हैं। कुछ इसी तरह की ठगी करने के लिए आजकल लोगों द्वारा बैंक अधिकारी कर्मचारी बनकर खाता बंद होने, एटीएम कार्ड ब्लॉक होने, पिन नंबर बताने, एटीएम नंबर बताने के नाम पर ठगी की जा रही है। यही नहीं, आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे बैंक खाता धारकों के मोबाइल पर संदेश तक भेजा जा रहा है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया जाता है कि आपको 25 लाख रुपए का इनाम फंसा है, जल्द से जल्द अपनी खाता संबंधित जानकारी हमें दीजिए, हम आपके खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं। चलिए पहले सुन लेते हैं कि किस तरह के संदेश आपको या आपके परिचितों के मोबाइल पर आ सकते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं कि हमारे एक दर्शक को 92 30 40 16 42 92 नंबर से इस तरह का व्हाट्सएप संदेश आया है। सर, मैं व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के हेड ऑफिस से। व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल की है। व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली से। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइज़ लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। सर, ये व्हाट्सएप की तरफ से आपका प्राइज़ विन हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि लॉटरी कैसे लगी है। सर, ये इंटरनेशनल लकी ड्रॉ किया गया था 5 मुल्कों का, जैसे इंडिया, नेपाल, दुबई, यूनान और सऊदी अरब। इन 5 मुल्कों का लकी ड्रॉ किया गया था, जिसमें आपका नंबर इंडो रीजन में पहले नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर 25 लाख का लॉटरी विन कर चुका है। ये 25 लाख का लॉटरी हासिल करने के लिए ये आपका लॉटरी है, ये पहुंच गया मुंबई के अंदर, मुंबई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वो ये जो मैंने आपको चेक लेटर सेंड किया है, इसके ऊपर आप देख लें, ये बैंक मैनेजर का नंबर है जो आपसे मुंबई से बात करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जिन्होंने आपका 25 लाख का लॉटरी आपको रिसीव करवाना है और बताना है कि लॉटरी किस तरीके से मिलेगी और कैसे मिलेगी। ये बैंक वाले का नंबर आपको सेंड कर दिया है। इस नंबर को आपने व्हाट्सएप में ऐड करना है, सेव करना है और व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। इनको बोलना है कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, लॉटरी कैसे मिलेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकर देंगे। ये मुंबई से बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इन्होंने आपका पैसा आपको देना है। इस नंबर को सिर्फ आपने व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है, डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉटरी व्हाट्सएप पे लगी है, तो व्हाट्सएप से ही कॉल करनी है आपने। व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करें। अगर आपसे ये लॉटरी नंबर पूछे तो ये ऊपर लॉटरी नंबर लिखा हुआ है, ये लॉटरी नंबर आपने इनको बता देना है। तो अभी आप जल्दी से व्हाट्सएप में ऐड करके कॉल कर लें, बैंक वाले आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर रीचिंग फॉर व्हाट्सएप।
इस विषय पर जब हमने रेलवे रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक बलवीर सिंह बघेल से चर्चा की तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि बैंक द्वारा कभी भी किसी भी ग्राहकों को खाता बंद करने, एटीएम कार्ड ब्लॉक होने या इनाम फंसने जैसी कोई भी जानकारी के लिए फोन नहीं किया जाता है। यदि कभी इस तरह का फोन आए तो तत्काल अपने स्थानीय शाखा में संपर्क करना चाहिए, जिससे आप ठगी का शिकार होने से बच सके। नहीं, इस प्रकार के बैंक से किसी भी कस्टमर को या ग्राहक को जो है ऐसे मैसेज नहीं भेजे जाते हैं। ये फेक मैसेजेस होते हैं जो डमी जो होता है, अपने फ्रॉड करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो इस तरीके के मैसेज बना के भेजते हैं। इसलिए जो है सभी ग्राहकों से विनम्र निवेदन है और अपील है कि वे ग्राहक जिनके खाते बैंकों में हैं, अगर उन्हें किसी भी प्रकार का फ़ोन आता है या कोई ऐसे मैसेजेस आते हैं तो कृपया अपनी शाखा में जाकर संपर्क करें और उसके बाद ही जो है अपनी जो है जानकारी शेयर करें। किसी भी अननोन पर्सन को फ़ोन आने पर या मैसेजेस आने पर किसी भी प्रकार का अपना KYC या अपना जो है मोबाइल नंबर शेयर ना करें या खाता नंबर शेयर ना करें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आए, कभी कभी ऐसे मैसेजेस भी आते हैं या फ़ोन आते हैं कि आपका खाता बंद कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसी कोई समस्या आपको आ रही है तो आप अपनी संबंधित शाखा में जाएं और शाखा में जाकर अपने खाते से संबंधित जानकारी लेवें कि उसमें आपको किसी भी प्रकार का KYC वगैरह जमा करना है तो वहाँ संबंधित स्टाफ को और शाखा में जमा करें। सर, इस मामले में कभी कोई बैंक आज तक कभी फ़ोन नहीं लगा था? नहीं, बैंक से इस प्रकार के कोई भी फ़ोन नहीं जाते हैं। ये सब फ्रॉड करने वाले जो होते हैं, डमी बना करके मैसेजेस और ग्राहकों को भ्रमित करने के लिए और लालच दे करके जो है उनका पैसा या कोई भी चीज़ जानकारी लेने के लिए इस प्रकार के मैसेजेस भेजते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में बुधवार की शाम को एक कार्यकर्ता के द्वारा आक्रोशित होकर तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने में आया है। आपको बताया कि भाजपा जिला कार्यालय में बुधवार की शाम को भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें एक वरिष्ठ भाजपा नेता के पुत्र के नाम का समावेश नहीं होने से वहां युवा नेता आक्रोशित हो गया और उसके द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, जिसके चलते पार्टी कार्यालय में रखी हुई कुर्सियां टूट जाना भी बताया जा रहा है। हालांकि तोड़फोड़ की घटना पार्टी कार्यालय में होने और यहां कौन से कार्यकर्ता के द्वारा किया गया है, इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा रहा है। आपको बताया कि भाजपा जिला कार्यालय में किसी कार्यकर्ता के द्वारा तोड़फोड़ किए जाने की जानकारी बुधवार की रात्रि से ही सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही थी। वहीं दूसरे दिन गुरुवार को भी नगर में इसकी काफ़ी चर्चा के साथ साथ भाजपा पदाधिकारियों और मीडिया कर्मियों के बीच यह चर्चा का विषय बना रहा। पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा करने का प्रयास किया गया। इस विषय पर सभी ने चुप्पी साधे रखी। भाजपा कार्यालय में मौजूद भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सोहागपुरी ने बताया कि पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ हुई है, ऐसी जानकारी उनके संज्ञान में नहीं आई है। कार्यकारिणी की घोषणा के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष भटेरे भी मौजूद थे। उनके जाने के बाद बारिश होने लगी तो युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता भी चले गए। तब तक कार्यालय में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब ठीक ठाक था। जहां तक कार्यकर्ताओं में नाराजगी की बात है तो कार्यकारिणी में सीमित लोग रहते हैं। 24 लोगों की कार्यकारिणी बनाई गई है। व्यक्ति ज़्यादा थे, जितने कार्यकारिणी में आ सकते थे उनको रखा गया है। यदि कार्यालय में तोड़फोड़ हुई है तो वह गलत है। जिसको भी दिक्कत या आपत्ति थी तो जिलाध्यक्ष से बात करना था। यह किया जाना भाजपा की परिपाटी नहीं है। यह कार्यकारिणी सभी की सहमति से बनी है। नहीं, तोड़फोड़ हुई है ऐसी जानकारी में तो नहीं आया, क्योंकि हम लोग जब तक थे कार्यकारिणी की घोषणा हुई, जिलाध्यक्ष जी भी चले गए लांजी, फिर बारिश होने लगी तो थोड़ी देर बाद हमारे युवा मोर्चा के सभी साथी जिनकी कल घोषणा हुई थी और जो टीम थी, हम लोग भी यहाँ से चले गए। तब तक कार्यालय में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तब तक सब ठीक। जानकारी नहीं है, वो तो कार्यकारिणी में जिनको आना था वो लोग आ गए। कार्यकारिणी में तो सीमित लोग रहते हैं, जितने लोग हैं वो सब लंबे समय से काम कर रहे हैं। मैं खुद लंबे समय से 2002 से काम कर रहा हूँ। कितने लोगों की कार्यकारिणी रखे हैं? 24 लोगों की कार्यकारिणी। अभी कुछ जिला कार्यकारिणी के सदस्य बनने बाकी हैं, वो भी बने। कुछ सभी सक्रिय है, सभी सक्रिय लोगों को ही लिया है। जिनका हो सकता है उनका भी भाजपा में योगदान न दिखा हो, लेकिन समाज में किसी न किसी क्षेत्र में वो लोग सक्रिय थे। अब भाजपा से जुड़कर जो अच्छा काम करना चाहते हैं, ऐसे नए लोगों को भी बहुत प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमने मौका दिया है। सभी लोग अच्छे हैं, सक्रिय है, बहुत अच्छा काम। हाँ, तोड़फोड़ यदि हुई है तो ये बहुत गलत है।
जिसको भी दिक्कत आपत्ति थी उनको जिलाध्यक्ष जी से बात करना थी। ये सब नहीं होना चाहिए। ये भाजपा की कोई पार्टी भी नहीं है, समन्वय से बनी है कार्यकारिणी। हर विधानसभा से लोग हैं, अधिकतर मंडलों से लोग हैं, सभी की सहमति से बनी है। वहीं नगर के एक वरिष्ठ भाजपा नेता के पुत्र को भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकारिणी में स्थान नहीं मिल पाया है, जिसके चलते पार्टी कार्यालय में यह घटनाक्रम होना बताया जा रहा है। जिसके संबंध में चर्चा करने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रज्वल चौरसिया ने बताया कि मीडिया के माध्यम से सुबह से ही उन्हें इसकी जानकारी लग रही है। उन पर आरोप लगाया जा रही है कि जो युवा मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित की गई है उसमें मेरी सहमति नहीं है। यह आरोप मेरी ओर से पूरी तरह से निराधार है। भाजपा का हर निर्णय सहर्ष स्वीकार है। जिस प्रकार का वीडियो दिखाया जा रहा है वहां पार्टी कार्यालय में रिनोवेशन का काम चल रहा है। यह जानकारी कहां से आई, इसका जवाब जिलाध्यक्ष से ही पूछा जाए। पार्टी के निर्णयों का आगामी समय में भी स्वागत और समर्थन करता हूं। और मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि हमारे द्वारा मेरे को आज सवेरे से तकरीबन 12-1 बजे से मुझे पता लगा है कि मेरे द्वारा आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं कि मेरे द्वारा पार्टी के प्रति जो युवा मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित की गई है उसमें मेरी नाराजगी है या मेरी सहमति नहीं है। ये विषय पूर्ण रूप से मेरी ओर से निराधार है। भारतीय जनता पार्टी का हर निर्णय मुझे सहज स्वीकार है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जो जिला कार्यकारिणी जातिगत आधार में, क्षेत्रीय आधार में और पार्टी की जो मापदंड रहते उस अनुसार में बनाए रहती है। मुझे पार्टी के जिला संगठन पे और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय रमेश भट्टेरे जी के ऊपर पे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए गए निर्णय पर बहुत पूर्ण रूप से सहमत। अब चूंकि जिस प्रकार का मुझे वीडियो दिखाया जा रहा है वहाँ पार्टी कार्यालय में हमारे काम चल रहा है, रेनोवेशन का काम चल रहा है। अब ये जानकारी कहाँ से आई, क्यों आई, इसका जवाब तो माननीय जिलाध्यक्ष जी से पूछा जाए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारे पार्टी के बाहर कहाँ से होती है, क्योंकि हमारा पार्टी का तो ये हमारी पहली बात तो पार्टी में कोई दायित्व ही नहीं। पार्टी का में तो एक व्यवस्था है जिसका निर्वहन सब कर रहे हैं और पार्टी के आदेश का पालन करना मुझ जैसे कार्यकर्ता के लिए सिरोधार है और जिसके आगामी तक मैं पार्टी के निर्णयों का स्वागत और समर्थन करता रहूंगा। वहीं इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भट्टेरे ने बताया कि वे अभी बाहर है। जो भी व्यक्ति पार्टी में रहकर अनुशासनहीनता करेगा उसकी जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी।